जय हिंद। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम वर्ग 10वीं के अध्याय 8 जो है ना त्रिकोणमिति का परिचय, इसको बढ़िया से समझेंगे और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ऐसा समझाएंगे वैसा समझाएंगे कि सीधे जाकर दिमाग में घुस जाएगा और फिर ऐसा घुसेगा दिमाग में कि फिर दिमाग में से निकलेगा नहीं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ रहे ना? नहीं तो अब आधा देखिए और आधा छोड़ के भागे तो पता है क्या होगा। एक कहावत है इस पे कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ समझा रहे हैं कि अगर गगरी में जल आधा हो तो छलकते जाता है और जब पूरा जल हो ना तो नहीं छलकता है। इसीलिए जब वीडियो को पूरा देखिएगा ना, इस वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा। अब आज ही नहीं कि आधा देखिए और छोड़ के भागिए तो नहीं समझ में आएगा। देखिए और ध्यान से इसको समझिएगा। और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, एग्जाम भी नजदीक है। निकालिए कॉपी और कलम और बैठ जाइए वीडियो चला के और लिखना शुरू कीजिए, एक एक बात को नोट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं। सबसे पहले इसके परिचय को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का इंग्लिश होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, यह ग्रीक शब्द का क्या है, यह ग्रीक शब्द है। तो ग्रीक शब्द में जो ट्रिग्नोमेट्री बना है तो यह 3 शब्दों से बना है, एक ट्री और एक गॉन और एक मैट्रन। किससे बना है? एक ट्री, एक गॉन और एक मैट्रन। तो अब यहाँ पे समझिए, देखिए ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। और गोन का मतलब होता है भूजा और मैट्रन का मतलब क्या होता है? माप। मैट्रन का मतलब क्या होता है? माप होता है। तो ट्री मतलब 3, गौन यानी भूजा, मैट्रन यानी माप, यानी जिसमें 3 भुजाओं का क्या हो? माप हो। तो हम त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं? जिसमें 3 भुजाओं का माप हो। तो देखिए इंग्लिश के माध्यम से हम समझे कि जो इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री लिखे ना, इसके माध्यम से समझे। अब देखना यहाँ पे जो त्रिकोणमिति लिखे ना हिंदी में, देखना इससे भी इसका अर्थ कम समझते। तो जो हम त्रिकोणमिति लिखे हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति, ठीक है, अब इससे हम इसका अर्थ समझते हैं। तो जो त्रिकोणमिति लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले क्या है? त्रि, ठीक है, त्रि, और फिर यहाँ पे क्या है? कोण, और उसके बाद क्या है? मिति, ठीक है, उसके बाद क्या है? मिति। अब यहाँ पे देखना ट्री का मतलब क्या होता है? 3। कोण का मतलब आपका कोण ही हो जाएगा और मिति का मतलब माप, यानी कहने का मतलब है कि जिसमें 3 भुजाओं की माप हो या जिसमें 3 कोणों की माप हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति हम किसका अध्ययन करते हैं? भुजाओं और कोणों के अनुपात का हम अध्ययन करते हैं। समझ रहे हैं ना? भुजा और किसका? कोणों के अनुपात का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी इसमें भुजा और कोण के बीच संबंध बताता है किसमें? त्रिकोणमिति में। तो अब यहाँ पे एक चीज हम देखें कि 3 भुजा हो और उसमें क्या हो? 3 कोण हो। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आखिर 3 भुजा और 3 कोण किसमें होता है? तो 3 कोण और 3 भुजा किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। तो अब कहा जाए तो त्रिभुज में देखिए त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, कहा जाए तो 5-6 प्रकार से भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर नाम लेके देखिए तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, उसके बाद से विषमबाहु त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज हो जाता है, फिर उसके बाद से समलंब त्रिभुज हो जाएगा, और फिर उसके बाद से आपका क्या है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण त्रिभुज, यानी बहुत प्रकार के त्रिभुज है। लेकिन इन सब से हमको मतलब नहीं है। हम त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। यानी हम त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं, बाकी हमको किसी त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब देखिए तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का समझ लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, और बाकी 2 कोण न्यून कोण हो। जैसे हम अब यहाँ पे चित्र बना के समझा रहे हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। ये क्या हो गया हमारा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना बाबू
यहाँ पे देखना, ये जो सीधा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो यही कोण क्या हो गया? 90 डिग्री का। और यह जो तो बाकी जो कोण है यह न्यून कोण है। अब यहाँ पे देखना, न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण जिसमें क्या 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो न्यून कोण होता है। माने 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। इस तरह से होता है। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो न्यून कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो दो कोण होता है वो क्या होता है? न्यून कोण होता है। अगर चाहे तो इसका नाम मेंशन कर सकते हैं। इसका नाम में क्या हम मेंशन कर सकते हैं? इसको हम ए मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं? ए, और इसको बी, और इसको हम सी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जो बी है यह क्या है? समकोण है, क्योंकि बी पर कितने डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का, इसीलिए बी क्या है? समकोण है। और बाकी जो कोण ए है और जो कोण सी है यह क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो अब समकोण त्रिभुज में एक बात को ध्यान रखना है कि ऑलरेडी इसमें एक कोण जो होगा वह 90 डिग्री के क्या होगा? एक जो कोण होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन बाकी दो कोण जो बचता है ना, तो उसमें से एक कोण 45 डिग्री का, तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री का, और एक कोण 30 डिग्री का, तो दूसरा कोण कितना? 60 डिग्री का। ये दो न्यून कोण हमारा हो जाता है। क्योंकि जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए हमको 180 डिग्री तो लाना है ना। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और फिर 45 45 90 180, और 30 और 60 90, और फिर 90 80। तो इसलिए जब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा तो बाकी दो कोण हमारा क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब फिर इसके बाद से हम यहाँ पे अब क्या जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में अब देखना बाबू क्या क्या होता है। अब ध्यान से इसको समझते हैं। तो देखना, समकोण त्रिभुज में जो होता है, अब ये क्या होता है समकोण त्रिभुज में, कि यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा दिखाई देती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और नीचे वाला को बोलते हैं हम आधार। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान से यहीं पे समझना है, आधार, और इसको जो बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। अब डायरेक्टली अगर इस समकोण त्रिभुज ऐसे दिया रहे तो नीचे वाला आधार होता है, इस जो समकोण जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है इसके सामने वाला कर्ण होता है, और जो बच जाता है वो क्या होता है? लंब होता है। डायरेक्टली इस तरह से होता है। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह क्या होती है? कर्ण। ठीक है, क्या होती है? कर्ण होती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, एक इसका और नाम है, ये जो आधार होता है ना, इसको हम आसन भुजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन भुजा। क्यों आसन भुजा बोलते हैं? क्योंकि जो पूरा त्रिभुज इसी पे ना आसन है, आसन माने आसन ग्रहण किया है, और इसको हम बोलते हैं सम्मुख भुजा, इसको बोल सकते हैं। अब सम्मुख भुजा क्यों बोलेंगे अभी बताएंगे हम। तो ये समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न क्या है जो कि यही समझना है, और इसी को जब समझ जाएंगे तो त्रिकोणमिति का सवाल बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। अब यहाँ पे देखना बाबू, जो समकोण त्रिभुज बनता है, तो अब हम समकोण त्रिभुज बताए, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण यहाँ पे हम क्या बना दिए? 90 डिग्री का हो गया एक कोण, अरे बाकी दो न्यून कोण। अब यहाँ पे नाम मेंशन करें, इसको ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी। अब यहाँ पे देखना, कोण को दर्शाने के लिए एक ग्रीक शब्द का है, एक अक्षर का प्रयोग करते हैं हम, थीटा। एक क्या है? ये थीटा। और जो थीटा का जो काम होता है वो पता है क्या होता है? यह कोण को दर्शाने के लिए, किसको? कोण को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? थीटा का। कोण को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थीटा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ये तो डायरेक्टली अगर हमारा समकोण त्रिभुज अगर बना रहे तो ये हमारा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण, जो नीचे वाला भुजा होता है वो आधार, और ये क्या होता है जो सबसे जो लंबा जाता है वो क्या होता है? लंब। लेकिन इसमें क्या होता है? थीटा के अनुसार जो हमारा जो लंब और जो आधार होता है ना वह बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। अगर हम थीटा इसको मानते हैं सी को, हम थीटा किसको मानते हैं? सी को। तो जब अगर हम थीटा सी को मानेंगे, इसी चीज को समझना, अगर इसको समझ जाएंगे तो त्रिकोणमिति आसान हो जाएगा, और नहीं समझे तो फिर वही काम हो जाएगा। ये हमको डायरेक्टली नहीं देखना है कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना इसके सामने वाला क्या हो जाता है? कर्ण, जो नीचे वाला आधार, और जो लंबा जो जाता है वह लंब। हमेशा यह प्रक्रिया नहीं चलती है, यह थीटा के अनुसार लंब और आधार क्या होता है? चेंज होता है।
तो अगर हम इसमें थीटा मानते हैं कोण सी को, तो देखना अब इसको याद रखना है कि जो थीटा होता है तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ये जो थीटा है तो थीटा के सामने हमेशा लंब है, और जहाँ पे 90 डिग्री का जो कोण बनता है तो जस्ट उसके सामने वाला, या बोल सकते हैं उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, और जो बच जाता है उसको आधार। यह आधार का दो तरीका होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और जो थीटा होता है दोनों के बीच की जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार। तो हमारा थीटा अगर यहाँ नीचे हो तो की बात होगी, लेकिन अगर हम थीटा सी को ना मान के हम थीटा किसको मानते हैं, ए को मानते हैं, तो यहाँ पे फिर चेंजिंग क्या होगा, तो थीटा यहाँ पे यानी यहाँ पे न्यून कोण बना है, इसके सापेक्ष यानी हमको ए के सापेक्ष मान निकालना है। ठीक है, तो हम ए के सापेक्ष यानी यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे थीटा मानेंगे उसके सामने क्या होगा, लंब। तो थीटा के सामने ये कोण हो रहा है, तब इसको हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। और यहाँ पे जो समकोण बना है तो समकोण के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और क्या बताए अभी, तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने और जो थीटा उसके बीच का कोण जो भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है। तो इसको हम क्या मानेंगे, आधार। बात समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में ना। तो यहाँ पे अगर इसको थीटा माने तो ये लंब, और जो समकोण जहाँ पे बना 90 डिग्री का जो कोण बना उसके सामने कर्ण। ठीक है, और समकोण और जो थीटा के बीच की जो भुजा होती है उसको क्या मानते हैं, आधार। बस इसको हमको हमेशा याद रखना है। अगर यह याद हो जाएगा तो बिल्कुल त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक डाउट नहीं ना है। अब आगे बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में। अब एक समकोण त्रिभुज पर एक पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, तो अगर हम जो कर्ण का वर्ग करते हैं तो ये जो लंब और आधार का जो वर्ग करते हैं ये दोनों के योग यानी दोनों को प्लस करेंगे तो इसके योग के क्या होता है, बराबर होता है। यह पाइथागोरस थ्योरम होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग का क्या होता है, बराबर होता है। यह पाइथागोरस का थ्योरम होता है। ठीक है, तब इसको कैसे लिखते हैं मैथ के भाषा में, अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं आगे। अब समकोण त्रिभुज पर कैसे पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, और देखना फिर आगे हम क्वेश्चन को बताएंगे। अब समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है अब हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पे अब फिर से हम क्या बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, और तब हम समझते हैं क्या होता है। ये हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा नाम मेंशन कर दे रहा है, ए बी और सी। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एम एन ओ, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। XYZ ABCD का कोई भी लेटर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने हमारा क्या हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब इस पे पाइथागोरस एक प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज पर एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजा यानी लंब का जो वर्ग होगा और प्लस किसका, आधार का वर्ग, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ना, अब इस मेन फॉर्मूला ही होता है, कर्ण का जो वर्ग होगा वह लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग यानी स्क्वायर जिसको बोलते हैं। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसके क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, और इसी से हमारा सब सवाल बन जाएगा। बस मेन इसी को हमको याद रखना है। अभी देखिए, अभी से भी हो सकता है यहाँ का जो कर्ण है ना, इसको अगर हटाएंगे तो ये संख्या किस में जाएगा, रूट में चला जाएगा। अगर यहाँ से हम स्क्वायर को हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। लेकिन नहीं भी हटाएंगे, इस पे हम सवाल बना सकते हैं। तो क्या है ना, तो समकोण त्रिभुज पे यह पाइथागोरस थ्योरम हमको याद रखना है। जो कर्ण का जो वर्ग होता है तो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या है ना, अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजा है। ये पहली भुजा इसको समझिए, इसको दूसरी और इसको तीसरी। तो समकोण त्रिभुज इतना तो जान लिए कि जो त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं पूरा के पूरा जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है।
बाकी किसी दूसरे त्रिभुज पर आधारित नहीं है। अगर दूसरे त्रिभुज पर भी आधारित है तो उसमें हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे एक हम बना दे रहे हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर है, तब यहाँ पे कोई भी भुजा हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री का नहीं है, तो 90 डिग्री का बनाने के लिए हम पता है क्या करेंगे, यहाँ से सीधा एक लंब डाल देंगे। तब यहाँ पे सीधा लंब डाले तो यहाँ पे क्या हो गया, एक समकोण बन गया। तो फिर यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बना। अब यहाँ पे हम त्रिकोणमिति को लागू कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जब समकोण त्रिभुज है तो त्रिकोणमिति है, समकोण त्रिभुज नहीं है तो त्रिकोणमिति नहीं है। सीधा सीधा कहने का अर्थ यही है। तब समकोण त्रिभुज में जो 3 गो भुजा है, तो अब यहाँ पे समझना है जो 3 गो भुजा मिलता है तो 3 गो भुजा से हम इसमें 6 गो हम क्या बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे। अब यहाँ पे देखना समझना। अच्छा मान लीजिए 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति में क्या क्या मान सकते हैं मानते हैं। देखना एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ध्यान से समझना बाबू। जैसे मानते हैं, जैसे हम लोग के घर में ये क्या हो गए, मान लीजिए ये हम लोग के घर में ये बड़े भाई साहब हो गए। ध्यान से समझना, ये क्या हो गए, बड़े भाई साहब। इनको तो बढ़िया से बना देते हैं क्योंकि बड़े भाई साहब घर के मालिक होते हैं। और एक छोटे भाई साहब हो गए, है ना, छोटा भाई हो गया माझिल वाला, है ना, हाँ छोटा हो गया माझिल, ठीक है। और ये बेचारा ये बड़ा भाई हो गया। ध्यान से समझना, ये क्या हो गया, एक बड़ा भाई हो गया। और ये बेचारा छोटा भाई है। कौन सा भाई है, छोटा भाई। अब बड़ा भाई 18 साल से ज्यादा का हो गया तो इसका क्या करना जरूरी है, शादी विवाह करना है तो जरूरी है ना, है कि नहीं, शादी विवाह करना जरूरी है। जब यह बड़ा भाई 18 साल का इसका उम्र पार हो गया, है ना, अब इसके घर में कोई है नहीं तो भैया इसको खाना बना के खिलाएगा कौन, कब ले माँ बना के खाना खिलाएगी। तो बड़ा भाई है और छोटा भाई है। अब बेचारा ये बड़ा भाई का शादी हो गया तो खूब सुंदर इसकी एक बहुत पत्नी, बहुत सुंदर और सुशील, इसको तो ना बढ़िया से बनाए, है ना, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझना, ये बेचारी ये पत्नी हो गई, इसको तो ना टोठी सीनों का बना दिया ना। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। अब बेचारी ये छोटा भाई का यह क्या आ गई, भाभी आ गई। तब यहाँ पे कितने हुए, 3 हुए, बड़ा भाई, छोटा भाई, और बेचारा का शादी हुआ तो छोटा भाई के भाभी। अब यहाँ पे कुल मिलाकर कहा जाए तो 3 व्यक्ति है ना, तो 3 व्यक्ति में देखना 6 गो संबंध स्थापित होगा। कैसे, अब ध्यान से समझना बाबू। अब क्या है, ये पहले बड़ा और छोटा में रिलेशन बनाए, तो मान लीजिए ये बड़ा भाई और छोटा भाई से, तो बड़ा भाई का ये छोटा भाई हो गया तो एक रिलेशन। तो भाई ये छोटा भाई का भी तो ये बड़ा भाई है, भाई इसका ये भाई है तो इसका तो ये भाई है ना। अब इसको ये भैया कहेगा तो छोटा बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा भाई क्या बाबू, तो छोटको भाई तो कहेगा भैया। तो एक बड़ा भाई से छोटा का रिलेशन, छोटा भाई से बड़ा का रिलेशन। तो बाबू एक रिलेशन एक यहाँ पे कौन हो गया, 2 गो हो गया, 2 गो हो गया ना। बेचारी बड़ा भाई का शादी हुआ तो अब समझ सकते हैं ना कि एक इसमें और एक इसमें किसका रिश्ता हो गया। ये बड़ा भाई का शादी हुआ तो ये छोटा भाई का भाभी आई तो ये पत्नी हो गई, तो यह इसकी औरत, तो ये तीसरा हो गया। अब बेचारी इसका ये पति, तो कौन हो गया, 4 हुआ। अब बताइए जब भाभी आई है तो ये बेचारा ये छोटा लहुरा देवरवा हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ ना जी, है। तो प्यार से कहेगा ना, भाभी खाना लाइए हमको खा कर स्कूल जाना है, अरे कहेगा कि नहीं कहेगा, हो कहेगा ना। तो वही बात है। तो ये छोटा भाई का भाभी हो गई, ठीक है। ये 5वां, तो ये भाभी का छोटा एक लहुरा देवरो तो हो गया ना। तो कौ गो रिलेशन हुआ, 6 गो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ 6 गो ना। तो यानी 3 व्यक्ति मिलके कौ गो रिलेशन बनाया, 6 गो रिलेशन हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा मिलके 6 गो अनुपात बनाएगा। कितना, 6 अनुपात बनाएगा। अब कौन कौन से 6 अनुपात होते हैं, तो जो 6 गो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और यहीं से हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरुआत होगा और इसी को अब हमको समझना है, ठीक है। तो अब कौन कौन से जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखना जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो 6 गो होता है। पहला क्या होता है, साइन थीटा, और दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा, है ना, और चौथा कॉट थीटा, और जो 5वां होता है वह सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा, और जो 6वां होता है वह कॉसेक थीटा होता है। यह हमारा 6 गो क्या होता है,
त्रिकोणमितीय अनुपात होता है समकोण त्रिभुज के आधार पर, और इसी चीज को हमको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो अब क्या है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार, तो एक जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा जो है ना, अब इससे इसका फॉर्मूला बनेगा। तो देखना साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अभी इसको इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। पहले डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको ट्रिक भी कैसे बनता है ट्रिक पर भी हम बता देंगे। और टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यहीं पे एक बात बता, हालांकि वो 8.2 में पढ़ लिखे, यहीं पे बता रहे हैं, याद रखना बाबू, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो हमको देखिए फॉर्मूला में ज्यादा झमेल नहीं करना है, बस हमको तीन को का याद रखें कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर यह तीन को याद है तो तीन को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस हमको याद रखना क्या पड़ेगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर हमको कॉट का निकालना हो तो टेन का उल्टा कॉट, तो उल्टा माने क्या भैया, उल्टा माने क्या, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे भेज दो, जो छत पे उसको कहो नीचे, और नीचे वाले को भेज दो छत, हो गया ना उल्टा। तो वही काम यहाँ पे करना हमको। तो क्या करना है, टेन का उल्टा कॉट, तो ये नीचे है, यानी समझना कि भैया घर के अंदर है, कह तू छत पे जा, आ छत वाले को बोलो घर पे आ, यानी जो आधार को भेज दो ऊपर, आधार को कहाँ भेज दो ऊपर, और लंब को कहाँ ला दो नीचे। तो बस हो गया कॉट थीटा का आधार बटा लंब, सिंपल है। और क्या है, कॉस थीटा का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण। तो फिर कर्ण नीचे है ना, भेजो इसको ऊपर, कर्ण कहाँ जाएगा ऊपर, और आधार कहाँ जाएगा नीचे। तो हो गया सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। और उसके बाद से क्या है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण को भेज दो फिर ऊपर, और फिर क्या है, लंब को नीचे। बस हो गया, यह हमारा 6 गो क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और इसको याद रखना पड़ेगा। हाँ, अगर इसको इंग्लिश में याद करें तो देखना, इंग्लिश में बाबू होता है, ध्यान से समझना, इंग्लिश में क्या होता है कि लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसीलिए लंब को P लिखते हैं, और कर्ण को H लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, फिर आधार को बेस तो B लिख सकते हैं, और फिर कर्ण को H लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज। लंब को P, फिर P बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे B, यानी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में नहीं मतलब है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो हमको खासकर हिंदी का ही ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि देखना, एग्जाम में दो तरह से, एक इंग्लिश मीडियम का एग्जाम होता है, एक हिंदी मीडियम का। तो अगर हम हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हैं तो हमें कोशिश भरसक करना चाहिए कि हम हिंदी में ही सब कुछ लिखे तो बेहतर होगा, उस पर नंबर ज़्यादा मिलने का क्या होता है, चांस होता है। अब नहीं तो, अब वही बात है ना, तो क्या होगा, अब मान लीजिए हम संस्कृत पढ़े हैं, क्या पढ़े, संस्कृत, इंग्लिश का एग्जाम देने चल गए, तो अब हम तो पढ़े भैया क्या पढ़े, संस्कृत पढ़े। में संस्कृत में मान लीजिए बच्चा पढ़ेगा तो इंग्लिश में एग्जाम देने जाएगा तो क्या लिखेगा, वायः गौरलः, क्योंकि संस्कृत में ना ये सब आता है ना विसर्ग, तो वही चीज है। तो भाई अगर हम हिंदी मीडियम में पढ़े तो हिंदी में एग्जाम दे तो बेहतर होगा। तो इसीलिए हम इंग्लिश उतना कोई मायने नहीं रख रहे हैं। तो इसको फिर B लिख सकते हैं, और इसको P लिख सकते हैं, और इसको फिर हम H लिखेंगे, और आधार को B लिखेंगे, कर्ण को H लिखेंगे, फिर लंब को P लिखेंगे, बस ऐसे लिख सकते हैं। तो यह साइन थीटा कॉस थीटा इस सब का जो भैया क्या है, ये फॉर्मूला है। इसको आप लोग का स्क्रीनशॉट लेके याद कर देना है, क्योंकि इसके बिना सवाल नहीं बनेगा भाई, इसके बिना सवाल अधूरा है। अगर ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा अगर इसका मान नहीं याद है तो सवाल नहीं बनेगा। सब्जी बनाइए, नमक न डालिए, क्या होगा सब्जी का, कौन सा स्वाद नहीं बुझेगा, ये बुझाएगा नहीं बुझाएगा। इसीलिए अब खाली साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा रटने से नहीं होगा भैया, इसका फॉर्मूला को रटना पड़ेगा। तो रटना का सीधा इसको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर लंबा बटा कर्ण। ये तीन को बढ़िया से याद कीजिए, तीन को याद हो जाएगा। हाँ, अब रही बात भूल जाएगा तो बस एक तरीका होता है, देखिए इसका दो तरीका बता रहे हैं आपको लोग को। पहले एक बहुत ही चर्चित है, बहुत लोग बताते हैं लाल बट्टा कक्का, काका नहीं कक्का, लाल बट्टा कक्का यानी के ए, यानी एल से हमारा लंब होता है, ए से आधार होता है, एल से लंब, और फिर के से कर्ण, ए से आधार। तो इसमें क्या होता है, अगर इस साइन कॉस टेन अगर इसका मान ज्ञात करना है तो ऊपर से ऐसे बढ़ते हैं, साइन थीटा के पहला हो जाएगा
दूसरा कॉस का हो जाएगा और तीसरा टेन का, यानी ऐसे हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ। लंब बटा कौर हुआ ना, लंब बटा कौर, आधार बटा कौर तो आधार बटा कौर, फिर लंब बटा आधार, ये हो गया। और जब अगर टेन कॉट सेक और कॉसेक इसको, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नीचे से चल जाएंगे हम ऐसे, क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार बटा लंब, कौर बटा आधार, और फिर क्या हो जाएगा कौर बटा लंब, ऐसे निकाल सकते हम इसको। तो इतना घुमाने फिर क्या जरूरत है, बस 3 गो को याद रखना कि अरे भाई 3 गो क्यों ना याद होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कौन, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसको हमको दिमाग में बैठा लेना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट, तो आसानी से याद हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो अब क्या 8.1 में हमको 6 गो फॉर्मूला से ना हमको सवाल बनाना है। बाकी इसमें टोटल कहा जाए तो 44-45 गो फॉर्मूला है, तो हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, ये जो 8.1 जो हमको पढ़ना है ना, तो इसमें क्या है ना, इतना ही फॉर्मूला है जो कि हम लोग समझ लिए। अब हम डायरेक्टली एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग को सवाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं।